वेलकम डियर स्टूडेंट्स। अब हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से कोई भी बोर्ड ले लीजिए, कोई भी एग्जाम ले लीजिए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लीजिए, सब जगह से पूछे जाने वाले क्वेश्चन काफी होते हैं। टॉपिक का नाम है डायमेंशन एंड डायमेंशन एनालिसिस। देखिए, पहली बात क्वेश्चन आता है कि डायमेंशन एनालिसिस की क्या जरूरत होती है। पहला क्वेश्चन ये आता है कि डायमेंशन एनालिसिस की रिक्वायरमेंट क्या होती है, व्हाट इज द नीड ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। हम पहले इस पर चर्चा करते हैं। दूसरा हम चर्चा करेंगे डायमेंशन होता क्या है। पहला क्वेश्चन डायमेंशन एनालिसिस की क्या जरूरत है, और दूसरा क्वेश्चन डायमेंशन क्या होता है। देखिए बच्चों, ये बात आप भी जानते हैं कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो फोर्स की यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी होती है और फोर्स की यूनिट न्यूटन भी होती है। फोर्स की यूनिट डाइन भी होती है। तो एक न्यूटन भी है, डाइन भी है, साथ साथ में किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी है। तो फिजिकल क्वांटिटी फोर्स की अलग अलग सिस्टम में अलग यूनिट है। तो अलग अलग सिस्टम में अलग अलग यूनिट है, तो हम चाहते हैं कुछ ऐसा हो जो किसी भी यूनिट सिस्टम में आप यूज कीजिए हमेशा एक हो। हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो जो आप किसी भी यूनिट सिस्टम में यूज करें तो क्या हो, एक जैसा हो। इसीलिए हमें डायमेंशन फॉर्मूले की जरूरत होती है। और डायमेंशन क्या क्या डिफाइन किया जाता है, देखिए, द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच कंसर्न फंडामेंटल यूनिट मस्ट बी रेज इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द यूनिट ऑफ दैट गिवन फिजिकल क्वांटिटी। देखिए, ये बात बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम्पल के साथ में समझ में आएगी। मैं बोर्ड पे चलूंगा, बोर्ड पे समझाऊंगा आपको एक डायमेंशन के बारे में। मैं डिस्कस करूंगा डायमेंशन, वेलोसिटी का डायमेंशन, वेलोसिटी ग्रेडियंट का, चार्ज का, करंट का। इस हम बात करेंगे वर्क के बारे में, फोर्स के बारे में, वेलोसिटी के बारे में, काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशन के बारे में बात करेंगे। ये बेसिक डायमेंशन फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे। ये जो भी बेसिक डायमेंशन फॉर्मूला मैं स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूं, उसके बाद में मैं ये जो स्क्रीन पे आपके सामने मैंने शेयर किया है, ये सब डायमेंशन फॉर्मूला के बारे में हम पूरा डिटेल में चर्चा यहां पर नहीं करेंगे। हाँ, जो रिक्वायरमेंट हमारी उतनी हम चर्चा करेंगे, और वो चर्चा करने के बाद में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक में 11th क्लास के सारे डायमेंशन फॉर्मूलेज, 11th क्लास के सारे डायमेंशन फॉर्मूले की लिंक प्रोवाइड है। 12th क्लास का एक वीडियो है जिसमें 12th क्लास के सारे डायमेंशन फॉर्मूले वहां पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, वहां पर अवेलेबल है। आप उसे क्लिक कीजिए, वीडियो एक्सेस कीजिए, आपको 11th के सारे डायमेंशन फॉर्मूले मिलेंगे, 12th के सारे डायमेंशन फॉर्मूले मिलेंगे। साथ ही साथ मैंने वहां पर डिस्क्रिप्शन के अंदर, लिंक के अंदर एक बात और वहां पर मेंशन की गई है, पता वो क्या है? वो नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वन शॉट वीडियो अवेलेबल है। नीट के जितने भी पीवाईक्यूज है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उनका वन शॉट वीडियो अवेलेबल है, तो आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं, बोर्ड पे चलते हैं और समझते हैं कि डायमेंशन किस तरह से समझे। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन ये था कि डायमेंशन की रिक्वायरमेंट क्या है, नीड क्या है। तो मैंने अभी आपसे कहा कि फोर्स इक्वल टू कितना होता है, तो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। अब मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम होती है। एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो आप जानते हैं इससे लिखा जाता है 1 न्यूटन। एम के सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में आप और हम जानते हैं कि 1 न्यूटन 10⁵ डाइन होता है। 1 न्यूटन इज 10⁵ डाइन होता है, बराबर है। या हम कहें कि सीजीएस सिस्टम में हम डील करते हैं तो मास इनटू एक्सेलरेशन में मास को मेजर किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है ग्राम के अंदर। एक्सेलरेशन को किया जाता है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर के अंदर, और इसे लिखा जाता है 1 डाइन। ठीक है, तो अब फोर्स तो एक ही फिजिकल क्वांटिटी है, बराबर है, और उसी फिजिकल क्वांटिटी का ये भी यूनिट है, ये भी यूनिट है, ये भी यूनिट है और ये भी यूनिट है। नाउ क्वेश्चन ये है कि अगर ये सब यूनिट इसके हैं तो हमारे पास कुछ ऐसा होना चाहिए जो कोई भी सिस्टम यूज करो, सीजीएस करो, एमकेएस करो, एफपीएस करो, ऐसा ही करो, कोई भी सिस्टम यूज करो, सबके लिए सेम आना चाहिए। अब यहां पर देखो, एक बात यहां पर आपको दिख रही है, क्या दिख रही है? किलोग्राम की पावर आपको 1 दिख रही है, मीटर की पावर 1 दिख रही है, सेकंड की पावर आपको 2 दिख रही है, ग्राम की पावर भी 1 दिख रही है, सेंटीमीटर की पावर आपको 1 दिख रही है, और सेकंड की पावर आपको 2 दिख रही है। देखो दोनों केस में क्या है, एमकेएस यूज किया तो भी और सीजीएस यूज किया तो भी, देख लो ध्यान से, मास की पावर 1, लेंथ की पावर 1, टाइम की पावर 2। मास की पावर 1, लेंथ की पावर 1, टाइम की पावर 2, दोनों ही केस में, चाहे सीजीएस सिस्टम यूज किया, एमकेएस सिस्टम यूज किया, मास की पावर आ रही है 1, लेंथ की पावर आ रही है 1, टाइम की पावर आ रही है 2, या हम कह सकते हैं इसको रेसिप्रोकल करके लिखेंगे तो -2 पावर आ रही है। मतलब ये बात हो गई, की फैक्टर क्या हो गया, की पॉइंट क्या हो गया, कि जो पावर ऑफ इंडिविजुअल फिजिकल क्वांटिटी है, अब देखो क्या है, मास फंडामेंटल क्वांटिटी, लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी, टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी, लेकिन फोर्स
डेराइव्ड क्वांटिटी। फोर्स कौन सी क्वांटिटी? डेराइव्ड क्वांटिटी। मतलब डेराइव्ड क्वांटिटी बनी फंडामेंटल से, तो फंडामेंटल की पावर को अगर हम एक्सप्रेस कर दें तो हमें डेराइव्ड क्वांटिटी का भी क्या मिल जाएगा, एक्चुअल क्या पावर है वो हमें समझ में आ जाएगा। तो इसलिए हमने डायमेंशन एनालिसिस को क्या डिफाइन किया कि भाई डायमेंशन फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला होता है, डायमेंशन फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला होता है जो किसी डेराइव्ड क्वांटिटी को जब फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में एक्सप्रेस किया जाए तो उसकी पावर को बताता है। जब किसी कौन सी क्वांटिटी को, डेराइव्ड क्वांटिटी को, कौन सी डेराइव्ड क्वांटिटी? फोर्स एक डेराइव्ड क्वांटिटी है। किसके टर्म में है? फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में। किसके टर्म में है? फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में, बराबर है। फोर्स है डेराइव्ड क्वांटिटी, किसके टर्म में? फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में। तो फंडामेंटल क्वांटिटी की किसके टर्म में एक्सप्रेस किया हमने? पावर के टर्म में एक्सप्रेस किया। तो ऐसे फॉर्मूले को हम क्या कहते हैं? ऐसे फॉर्मूले को हम डायमेंशन फॉर्मूला कहते हैं। तो डायमेंशन फॉर्मूला, चलिए पहले देख लेते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी के लिए क्या क्या डायमेंशन फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है। पहले समझे, पहली फिजिकल क्वांटिटी हम बात करते हैं लेंथ। लेंथ की यूनिट की बात करी थी मैंने, और डायमेंशन की हम बात करेंगे। लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। डायमेंशन फॉर्मूला होता है L की पावर 1। टाइम के लिए क्या होता है? सेकंड। इसके लिए डायमेंशन फॉर्मूला T होता है। और हमेशा याद रखें, डायमेंशन फॉर्मूले में कभी भी स्मॉल लेटर यूज नहीं करेंगे और हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के फॉर्म में बताएंगे। कौन से ब्रैकेट के फॉर्म में? स्क्वायर ब्रैकेट के फॉर्म में। लेंथ, टाइम, मास के बारे में बात करते हैं। मास की यूनिट होती है किलोग्राम, इससे आप मेजर करते हैं या डायमेंशन फॉर्मूला बताते हैं M की पावर 1। टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं, टेम्परेचर को बताते हैं केल्विन से, इसे बताते हैं थीटा से। करंट के बारे में बात करते हैं, करंट को बताया जाता है एम्पियर से। इसका डायमेंशन फॉर्मूला या तो I होता है या इसका डायमेंशन फॉर्मूला A से बताया जाता है। उसके बाद हम बात करें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए यूज किया जाता है मोल यूनिट, ठीक है, और ऐसे लिखा जाता है MOL। और लास्ट में ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए क्या यूज करते हैं? कैंडेला, कैंडेला दैट इज, और इसे लिखा जाता है CD, इसे भी CD लिखा जाता है। हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो डायमेंशन फॉर्मूले आएंगे वो ये फॉर्मूले आएंगे जिनको हमें यूज करना है, जिनको हमें समझना है। ये डायमेंशन फॉर्मूले वो डायमेंशन फॉर्मूले होंगे जिसपे ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस को फ्रेम किया जा सकता है, समझा जा सकता है। तो चलिए कुछ फंडामेंटल डायमेंशन फॉर्मूले की मदद से डेराइव्ड डायमेंशन फॉर्मूला हम निकालते हैं। देखो सबसे पहला बेसिक डेराइव फॉर्मूला या डेराइव डायमेंशन जो होगा वो हम बोलते हैं वो एरिया होता है। क्या होता है स्टूडेंट? एरिया होता है। एरिया को क्या लिखा जाता है? एरिया को लिखा जाता है, एरिया इज रिटन एज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। सो एरिया के लिए लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला L की पावर 1, इसका डायमेंशन फॉर्मूला L की पावर 1, तो ये आ जाता है आपके पास में L की पावर 2। वॉल्यूम की बात करते हैं तो L इंटू B इंटू H की हम बात करते हैं। वॉल्यूम, लेंथ, वापस से L और वापस से L, तो आप देख सकते हैं इसे लिखा जा सकता है L क्यूब। लेकिन देखिए इसका सही तरीका जो है रिप्रेजेंट करने का, उसका ये तरीका है कि आप इसे लिखें M की पावर 0, L की पावर 2 और T की पावर 0। आप इसे लिखें M की पावर 0, L की पावर 3 और T की पावर 0, आप इसे लिखें। एरिया, वॉल्यूम के बाद हम बात करते हैं डेंसिटी के बारे में। बचपन से हमने सुना हुआ डेंसिटी के बारे में। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास के लिए M यूज कर लीजिए, वॉल्यूम के लिए L क्यूब यूज कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं डायमेंशन फॉर्मूला डेंसिटी के लिए D के लिए मैं लिख सकता हूं कैपिटल M अपॉन L क्यूब, जिसे लिखा जा सकता है M की पावर 1, L की पावर -3, T की पावर 0। ये आ गया आपके पास में डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला। 9th क्लास पास आउट हो आप सभी स्टूडेंट, और 9th क्लास पास आउट स्टूडेंट जितने भी हैं वो सब ये जानते हैं कि वेलोसिटी किसे कहते हैं। सो वेलोसिटी को लिखा जाता है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी को क्या लिखा जाता है? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो देखिए यहां पर हम बात करें वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। सो वेलोसिटी को लिखा जाएगा डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। अब इसे रिप्रेजेंट किया गया V, डिस्प्लेसमेंट को बताया गया L से, और टाइम को रिप्रेजेंट किया गया T की पावर 1 से। L1T - 1 वेलोसिटी m0 L1T - 1 बराबर है। वेलोसिटी आ गया m0 L1T - 1। नाउ एक्सेलरेशन की हम बात करते हैं। एक्सेलरेशन, हमने एक्सेलरेशन भी सीखा हुआ है। एक्सेलरेशन क्या होता है? तो आपको खुद को पता है सभी स्टूडेंट्स को,
मान लीजिए आप टू व्हीलर चला रहे हैं, टू व्हीलर चलाते समय क्या हो जाए, 10-12 कुत्ते पीछे पड़ जाए आपके, तो आप क्या करोगे? बोला कुछ नहीं करेंगे सर, हम टू व्हीलर पलटाएंगे, कुत्तों को लेके कुत्तों के ऊपर चढ़ा देंगे गाड़ी। आप लोग करने वाले हो क्या सर? तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे नहीं सर हम ये नहीं करेंगे, हम ये करेंगे गाड़ी की स्पीड बढ़ाना चालू करेंगे, फुल स्पीड से भागेंगे। तो भैया फुल स्पीड से भागते समय क्या करोगे तुम? बोला गाड़ी की स्पीड बढ़ाने के लिए एक्सेलरेटर यूज करेंगे, एक्सेलरेटर को स्पीड देंगे, फटाफट भागेंगे। तो एक्सेलरेशन क्या करता है? तो चेंज इन वेलोसिटी कह सकते हैं हम, चेंज इन वेलोसिटी फॉर गिवन टाइम इंटरवल। सो एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला चेंज इन वेलोसिटी फॉर गिवन टाइम इंटरवल। तो अभी मैंने आपसे डिस्कस किया वेलोसिटी के लिए आता है L1 t-1 और वापस इसके लिए आता है t की पावर 1। सो वेलोसिटी एक्सेलरेशन के लिए क्या लिखा जा सकता है? एक्सेलरेशन के लिए कहा जा सकता है एक्सेलरेशन विल बी गिवन एज, एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला आएगा आपके पास में L की पावर 1 t की पावर -1 t की पावर -1, तो ये आ जाता है आपके पास में m0 L1 t-2। सो m0 L1 t-2 ये आपके पास में डायमेंशन फॉर्मूला एक्सेलरेशन का आ जाता है। देखिए मोमेंटम, ये भी एक 9th क्लास का टॉपिक है। मोमेंटम इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। सो प्रोडक्ट P, मास M, वेलोसिटी आपके पास में आ जाता है V। सो मास के लिए आप यूज करेंगे कैपिटल M, वेलोसिटी के लिए आप यूज करेंगे L1 t-1। सो मोमेंटम विल बी गिवन एज m1 L1 t-1। देखिए सबसे ज्यादा फिजिक्स में यूज होने वाला डायमेंशन फॉर्मूला जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं, सबसे ज्यादा ध्यान रखना, ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज होता है। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। न्यूटन का सेकंड लॉ जानते हैं ना, ये भी 9th क्लास में था। 9th क्लास में देखो भाई, आप हो तो 11th में, अब 9th क्लास का फॉर्मूला फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन आप जानते हो। मास स्मॉल m, एक्सेलरेशन a लिखा जाएगा। फोर्स को लिखा जा सकता है मास के लिए m की पावर 1 और एक्सेलरेशन के लिए लिखा जा सकता है L1 t-2। अभी मैंने डिस्कस किया। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला ओवरऑल कितना आ जाता है? सो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला ओवरऑल आ जाता है m1 L1 t-2, m1 L1 t-2। अब देखो बच्चों, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आप लोग सीख चुके हैं, फिर भी मैं बताऊंगा। मैंने आपको एंगल की डेफिनेशन बताई थी। एंगल कहा था कि एंगल का डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है। ये रहा एंगल, ये रहा आर्क लेंथ और ये रहा आपके पास में रेडियस। सो एंगल इज डिफाइंड एज आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो एंगल थीटा, आर्क लेंथ के लिए लिखते हैं आप L और रेडियस के लिए भी लिखेंगे आप L। ठीक है, तो एंगल थीटा, L और L कैंसिल हो जाएगा आपके पास में, LL कैंसिल हुआ तो आएगा m0 L0 t0, m0 L0 t0। सो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं एंगल इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। एंगल इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है। लेकिन एंगल की यूनिट क्या है? या तो रेडियन में मेजर कर लो या डिग्री में मेजर कर लो, या तो रेडियन में मेजर कर लो या डिग्री में मेजर कर लो, मिनट में कर लो, सेकंड में कर लो। लेकिन डायमेंशन फॉर्मूला ये कह रहा है कि कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था, क्या आप कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जानते हो? क्या आप कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जानते हो जिसका डायमेंशन नहीं हो लेकिन यूनिट हो? तो देखो यूनिट है, डायमेंशन नहीं है। क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है, क्या कोई फिजिकल क्वांटिटी ऐसी हो सकती है जो यूनिट लेस हो लेकिन डायमेंशन लेस ना हो? उस पर मैं चर्चा भी करूंगा आगे। ठीक है, अब ये करने के बाद देखिए आप लोग 9th क्लास और 10th क्लास दोनों क्लास में ये पढ़ चुके थे कि वर्क क्या होता है। सो वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। W फोर्स के लिए F, डिस्प्लेसमेंट के लिए D। देखिए W फोर्स के लिए क्या आएगा? m1 L1 t-2, डिस्प्लेसमेंट के लिए आएगा L की पावर 1। तो आप सीधा लिख सकते हैं m1 L2 t-2, m1 L2 t-2। अच्छा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क कहलाता है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला देखो कितना होता है? m1 L1 t-2। डिस्प्लेसमेंट के लिए कितना होता है? L की पावर 1। W कितना आ गया? m1 L2 t-2। अब यह आ गया वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला। अब और समझो बच्चों, कैपेसिटी टू डू वर्क इज सेड टू बी एनर्जी। कैपेसिटी टू डू वर्क इज सेड टू बी एनर्जी, इज सेड टू बी एनर्जी। सो एनर्जी, कितने टाइप की एनर्जी आप जानते हो? सर बोले हम बहुत सारी एनर्जी सुन चुके हैं, काइनेटिक एनर्जी सुन चुके हैं, पोटेंशियल एनर्जी सुन चुके हैं, हीट एनर्जी सुन चुके हैं, थर्मल एनर्जी सुन चुके हैं, केमिकल एनर्जी सुन चुके हैं सर, विंड एनर्जी सुन चुके हैं, साउंड एनर्जी सुन चुके हैं सर,
मतलब सर इतने सारी एनर्जी के लिए क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, विंड एनर्जी, साउंड एनर्जी, बराबर। सबके लिए डायमेंशन फॉर्मूला वही होगा जो वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला होगा। कैपेसिटी टू वर्क वैसे टू बी एनर्जी, तो सभी के लिए, इन सभी के लिए डायमेंशन फॉर्मूला एक ही आने वाला है, और वो क्या है, m1l2t-2। अच्छा, इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिली? इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिली कि बहुत सारी अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है जिनके डायमेंशन फॉर्मूला सेम हो सकते हैं। बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी ऐसी हो सकती है जिसके डायमेंशन फॉर्मूला सेम हो सकते हैं। समझते कैसे? ये देख भी लेते हैं भैया होते कि नहीं होते। जैसे कि 9th क्लास में सीखा था काइनेटिक एनर्जी के बारे में कि भैया m मास का ऑब्जेक्ट, जैसे कि बॉल है, मान लो उस बॉल पे आपने धक्का लगाया, शुरुआत में u स्पीड से जा रही थी। इस काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप हम जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी हाफ mg² होता है। भाई हाफ मतलब नंबर का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं, काइनेटिक एनर्जी के लिए मास और वेलोसिटी के डायमेंशन फॉर्मूला का स्क्वायर। मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि मास के लिए तो m की पावर 1 होता है और वेलोसिटी के लिए होता है L1t-1 पावर 2, L1t-1 पावर 2। सो आप इसे लिख सकते हैं m1 L1t-2। क्या लिख सकते हैं बच्चों आप? m1 L1t-2, m1 L1t-2। अब देखिए यहां सॉरी m1 L2 आएगा, नॉट L1, L2t-2। चेक करो m1 L2t-2। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी समझने के बाद कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करते हैं। m मास का कोई ऑब्जेक्ट, मैं याद भी दिला देता हूं, m मास का कोई ऑब्जेक्ट, m मास का कोई ऑब्जेक्ट अगर h हाइट तक उठाया जाता है, लिफ्ट किया जाता है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाता है? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाता है mgh। m मतलब मास, स्मॉल g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और h हाइट। पोटेंशियल एनर्जी को मैं u से बताता हूं, मास के लिए m लिखता हूं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g लिखता हूं, हाइट h लिखता हूं। भाई u मास के लिए m की पावर 1। अच्छा, एक्सेलरेशन के लिए डायमेंशन फॉर्मूला अभी बताया मैंने आप लोगों को, वो होता है L1t-2, और हाइट के लिए वापस से लिखेंगे आप L1। तो पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा m1 L2t-2, m1 L2t-2। तो देखिए यहां तक बात समझ में आ चुकी है। सभी टाइप की एनर्जी के लिए आप बात करेंगे तो क्या डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा? सेम आएगा, m1 L2t-2 आपके पास निकल कर आने वाला है। देखिए बच्चों, एक और चीज यहां पर, एक और डायमेंशन फॉर्मूला आपसे पूछा जाता है, एंड दैट इज प्रेशर। प्रेशर के बारे में डायमेंशन फॉर्मूला पूछा जाता है। सो प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला m1 L2 m1 L1t-2। एरिया के लिए आप यूज करेंगे L²। सो प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला आपके पास आता है m1 L-1t-2। क्या जाता है आपके पास प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला। अच्छा, इसके बाद एक और डायमेंशन फॉर्मूला पूछा गया है, दैट इज इम्पल्स। इम्पल्स, अच्छा इम्पल्स मतलब क्या? भैया आपने किसी को थप्पड़ लगाया कभी? बोले हाँ सर, झगड़ा किया है कई बार, उठा के मार दिया थप्पड़। अब थप्पड़ मारते तो हाथ क्या चिपका रहता है क्या वहां पे? बोले नहीं सर। फुटबॉल खेला है फुटबॉल? बोले हाँ सर। शॉट मारते हैं तो पैर क्या चिपका रहता है फुटबॉल पे? बोले नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। आपने क्रिकेट खेला ना, क्रिकेट, तो क्रिकेट में क्या करते हैं, बैट से जैसे बॉल हिट करते हैं तो बॉल और बैट का कॉन्टैक्ट क्या होता है? छोटा होता है या बड़ा होता है? छोटे टाइम के लिए या बड़े टाइम के लिए? तो बोले सर बिल्कुल छोटे टाइम के लिए होता है। जब भी बड़ा फोर्स लगा दो, जब भी बड़ा फोर्स लगा दो, और वो भी छोटे टाइम के लिए लगा दो, छोटे टाइम के लिए लगा दो, उसे इंपल्स कहते हैं। तो इंपल्स इज लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर स्मॉल टाइम इंटरवल। और इंपल्स को डिफाइन किया जाता है चेंज इन मोमेंटम। क्या कहते हैं? चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम मतलब डेल्टा पी। इंपल्स का डायमेंशन फॉर्मूला वही होगा जो चेंज इन मोमेंटम का होगा या मोमेंटम का होगा। मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो हम कह सकते हैं डेल्टा पी, मास के लिए m की पावर 1, वेलोसिटी के लिए L1t-1। तो ये आ गया आपके पास m1 L1t-1, m1 L1t-1। बच्चों एक और डायमेंशन फॉर्मूला जो आपसे पूछा जाता है, वो ये है, वो भी 9th क्लास में ही पढ़ा है आप लोगों ने कि भाई पहला मास m1 है, दूसरा मास m2 है, दोनों के बीच का आर सेपरेशन है, ग्रेविटेशन लॉ, न्यूटन लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। सो न्यूटन लॉज ऑफ ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर आपको बताया गया है F इक्वल टू होता है G m1 m2 अपॉन r²।
फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, पहला मास m1, दूसरा मास m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो g का डायमेंशन फॉर्मूला कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा f इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 अपॉन m2। बोलो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला कितना होता है, बोले फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है m1 L1 T माइनस 2, आर स्क्वायर मतलब L स्क्वायर, इसका मास m1, इसका मास m1, m से m फिर से कैंसिल, कैपिटल G की वैल्यू आपके पास निकल कर आती है m की पावर -1, L की पावर 3 और T की पावर -2। ये आ गया आपके पास m-1, m-1, L की पावर 3, T -2। अब मैं चलता हूं स्क्रीन की तरफ और स्क्रीन पे आपको बताता हूं कि बेटा वैसे तो पूरे फिजिक्स के ओवरऑल डायमेंशन फॉर्मूले बहुत ज्यादा होते हैं। अब वैसे कई जगह पर ये चैप्टर, कई किताबों में ये चैप्टर देखिए 2 बार पढ़ा जाता है। एक होता है स्टार्टिंग में बेसिक जानना, जितना मैं बेसिक आपको बता चुका हूं, और एक ये कि पूरा 11th और 12th का फिजिक्स हो जाए, उसके बाद सारे फॉर्मूले आ जाएं, उसके बाद उस चैप्टर को जानना। क्योंकि पता है बच्चों, आप जब ये वीडियो देख रहे हो तो आपके मन में एक सवाल आता है कि सर यहां तक के फॉर्मूले तो हमें पता थे, हम जानते थे, 9-10 में पढ़े थे, आगे के फॉर्मूले तो हम जानते भी नहीं है सर, तो हम क्या करेंगे? तो मेरा एक ही सजेशन है, आपको डायमेंशन फॉर्मूले के चैप्टर को कंप्लीट करते वक्त ऐसा कभी नहीं करना है कि आप सारे फॉर्मूले याद करने बैठ गए। ये चैप्टर पता है धीरे धीरे बिल्ड होता है। ये चैप्टर, आगे के चैप्टर जब आप करते जाते हैं और आपको टर्म्स पता चलते जाते हैं तो अपने आप डायमेंशन निकालना आप सीख जाते हैं। तो मेरा सजेशन है कि जितनी जरूरत पड़े उतने फॉर्मूले याद कर लीजिए, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए। सॉल्व करते समय कुछ याद ना आए तो पुराना टॉपिक जाके या फॉर्मूला जाके देखिए, पढ़िए, सॉल्व कीजिए। करते करते याद होता है, करते करते याद होता है, याद करके सॉल्व नहीं होता है। करते करते याद होता है, याद करके सॉल्व नहीं होता है। मतलब क्वेश्चन आए, फॉर्मूला देखो, सॉल्व करो, आगे बढ़ो। क्वेश्चन आए, फॉर्मूला देखो, सॉल्व करो, आगे बढ़ो, चिंता मत पालो। चलो स्क्रीन की तरफ देखो, समराइज करते हैं इस बात। देखिए बच्चों, मैंने आपसे भी बोर्ड पे क्या कहा, डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स। देखो पावर के बारे में बात की थी मैंने आप लोगों को। कंसर्न फंडामेंटल यूनिट मस्ट बी रेज्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द यूनिट ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। उसके बाद आपने और हमने क्या करा, देखो हाँ देखिए, वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला मैंने बता दिया, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी ग्रेडियंट आप देख सकते हैं, वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस को वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं। वेलोसिटी आता है L1 T -1, ग्रेडियंट आता है मतलब डिस्टेंस आता है L, तो ये T -1 आता है। अब चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला, चार्ज होता है करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम, क्योंकि आपने 10th क्लास में सीखा था ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। I = Q/T। भाई I = Q/T था, Q = कितना आता है, IT आता है, तो I × T आता था आपके पास में चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला। देखिए इसके बाद आपने और हमने क्या पढ़ा था, डायमेंशन फॉर्मूला फॉर m1 L1 T -2, m1 L1 T -2, ये फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है जो मैं आपको बोर्ड पे बता चुका हूं, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला। इसके बाद आपने और हमने क्या पढ़ा, आपने और हमने पढ़ा काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन किसकी जैसा सेम होता है, तो मैंने बताया वर्क का और काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन सेम होता है, जो कि मैंने आपसे बोर्ड पे डिस्कस किया। अब उसके बाद आपने हम देखते हैं, डेंसिटी के बारे में बात कर चुके हैं, एक्सेलरेशन हो चुका है, मोमेंटम हो चुका है, फोर्स हो चुका है, ये भी हम चर्चा कर चुके हैं बोर्ड पर। उसके बाद आप और हम बात कर चुके हैं इंपल्स के बारे में, वर्क हो चुका है, काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर, ये डायमेंशन फॉर्मूला भी हो चुका है। बच्चों अब देखिए आपको ये सब फॉर्मूले, देखिए 1 से लेकर 14 तक फॉर्मूला दिए हुए हैं आपको, है ना। इसका डायमेंशन फॉर्मूला बेसिकली यूनिट नहीं आना चाहिए था, यहां पर डायमेंशन फॉर्मूला आना चाहिए था, ठीक है। तो फॉर्मूले ये क्या होते हैं, फॉर्मूले अगर जानना है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक करो, वहां पे देखो 11th क्लास के टॉपिक का नाम देखो, ऑल डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ 11th क्लास। ऑल डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ 11th क्लास में ये सब चीजें अवेलेबल है, इसके बारे में वहां पे चर्चा की गई है, ये सब कुछ बातें वहां पे मैंने बताई है, ठीक है। इसके बारे में मैंने डिस्कशन किया है। अब ये देखिए, ये जो सेक्शन है इलेक्ट्रिक चार्ज वाला सेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड प्रॉब्लम, ये सब 12th क्लास का डायमेंशन फॉर्मूला, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप वहां पर देख सकते हैं, अगर जानना चाहें तो, डिटेल में पढ़ना चाहें तो वहां पर अवेलेबल है ऑल डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ 12th क्लास, ऑल डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ 12th क्लास, ये वहां पर बताए हुए हैं, ठीक है बच्चों। अब आते हैं हम लोग एक क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन विद द चार्ज पार्टिकल E एंटर्स इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद अ वेलोसिटी V, the velocity is perpendicular to magnetic field and the force is given by F = BeV। तो हमें B का डायमेंशन ऑब्टेन करना है, हमें किसका डायमेंशन ऑब्टेन करना है, B का। तो चलें स्क्रीन पे देखते हैं किस तरह सॉल्व किया। देखिए अभी हमें क्या क्वेश्चन बोला गया है, क्वेश्चन में आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं डॉट से बता रहे हैं। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड को बताने का तरीका डॉट है, हाँ बिल्कुल है। डॉट का मतलब होता है बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसी आ रही है बाहर की तरफ है।
अब मैंने क्या किया, चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया। जब चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट करते हैं तो पता क्या होता है बच्चों, उसमें फोर्स लगता है, और वो फोर्स का फॉर्मूला गिवन है, क्वेश्चन में ही गिवन है। क्या फॉर्मूला गिवन है कि फोर्स का फॉर्मूला दिया हुआ है, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वी वेलोसिटी और बी मैग्नेटिक फील्ड है। आपको बी का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, ईवीबी मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला आ जाता है एफ अपॉन ईवी, एफ अपॉन ईवी। सो बी इज व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड। सो मैग्नेटिक फील्ड एफ मतलब फोर्स है, और ईवी, ई मतलब चार्ज और वी मतलब वेलोसिटी है। अच्छा बच्चों, मैंने अभी बताया फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है। भाई जिनको याद नहीं, याद दिला देता हूं। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। मास के लिए m, एक्सेलरेशन के लिए L1 t माइनस 2। फोर्स इक्वल टू m1 L1 t माइनस 2। चार्ज, अभी मैंने बोला था रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, I इक्वल टू क्यू बाई टी बोला था। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। सो Q इक्वल टू कितना होता है, तो आपको पता है Q इक्वल टू आई टी होता है, और Q को आप चाहें तो लिख सकते हैं Q दैट इज इक्वल टू I, और स्मॉल t के प्लेस पे आप लिख सकते हैं t की पावर 1। सो Q दैट इज इलेक्ट्रॉन का चार्ज, उसका डायमेंशन फॉर्मूला IT आता है। और वेलोसिटी अभी बताया मैंने, वेलोसिटी क्या होता है। सो वेलोसिटी के लिए बता देता हूं आपको लोगों को। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, तो वेलोसिटी था डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के लिए L, टाइम के लिए t की पावर 1, तो ये आ जाता है आपके पास में L1 t माइनस 1। ठीक है बच्चों, चलो तीनों को रख देते हैं डायमेंशन फॉर्मूला। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला m1 L1 t माइनस 2। चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला या तो IT या AT, और वेलोसिटी के लिए L1 t माइनस 1। मैग्नेटिक फील्ड देखो फर्क क्या पड़ा, t की पावर प्लस 1, I की पावर प्लस 1, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, LL कैंसिल, बचा क्या, m की पावर 1, t की पावर माइनस 2, I की पावर माइनस 1। सो डायमेंशन फॉर्मूला स्क्वायर ब्रैकेट में देखो क्या है, m की पावर 1, m की पावर, एक बार वापस देख लेते हैं हम लोग, है ना। फोर्स m की पावर 1 तो श्योर आने वाला है, t की पावर माइनस 2 ये भी श्योर आने वाला है। ठीक है, तो m की पावर l नहीं आएगा। देखो यहां पर एक बार मैं फिर चेक कर लेता हूं। फोर्स है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास m, एक्सेलरेशन L1 t माइनस 2। चार्ज Q IT, ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वेलोसिटी L1 t माइनस 1। अब t प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, L से L कैंसिल, तो m1 t माइनस 2 I माइनस 1। ये हमारा डायमेंशन फॉर्मूला निकल कर आता है। देखिए बच्चों, अब यहां पर हम बात कर रहे हैं कि डायमेंशन फॉर्मूला सीख लिया, अब डायमेंशन फॉर्मूला समझ भी लिया, उसके कुछ फॉर्मूले निकालना भी सीख लिए ना। क्वेश्चन कि भाई इनका यूज कहां पर होता है, इनका क्या यूज किया जाता है। तो देखो डायमेंशन का पहला यूज है, कोई इक्वेशन करेक्ट है या इनकरेक्ट है, अगर ये चेक करना हो तो डायमेंशन फॉर्मूला मदद करता है। कैसे, बोर्ड पर डिस्कस करूंगा। उसके बाद आप और हम ये प्रॉब्लम भी देखेंगे, ठीक है ना, ये दोनों प्रॉब्लम हम देखेंगे बोर्ड पर। फिर हमें डायमेंशन फॉर्मूला मदद करता है किसके बारे में, नोन और अननोन फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन निकालने में मदद करता है। नोन एंड अननोन क्वांटिटी के बीच में रिलेशन निकालने में हमें हेल्प करता है। ये बात भी मैं आपके सामने बोर्ड पर चर्चा करूंगा। फिर मैं ये प्रॉब्लम भी आपसे डिस्कस करूंगा, ये प्रॉब्लम भी मैं आपसे चर्चा करूंगा। उसके बाद में भाई एक यूनिट सिस्टम, जैसे मान लीजिए फोर्स की हमने बात की थी, तो फोर्स का सीजीए एमकेएस यूनिट क्या था, तो फोर्स का एमकेएस यूनिट मैंने बोर्ड पे बताया था किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, जिसको हमने न्यूटन बनाया था। अब एमकेएस से मैं अगर उसे सीजीएस में कन्वर्ट करना चाहूं तो कैसे करूंगा, उसका कन्वर्जन फैक्टर कैसे निकालूंगा, इसका काम करने में भी डायमेंशन फॉर्मूला मदद करता है, जिसको भी मैं बोर्ड पे एक्सप्लेन करूंगा, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता जाऊंगा। और फिर इस तरह से हम आखिरी में ये भी सीखेंगे कि डायमेंशन फॉर्मूले की लिमिटेशन क्या है, कहां पर डायमेंशन फॉर्मूला काम नहीं करता है या क्या होगा। और ये इलस्ट्रेशन जो कि आपके सामने अवेलेबल है, मैं ये डिस्कशन कर चुका हूं आप लोगों से, ठीक है बच्चों। फिर भी मैं आपसे डिस्कशन कर दूंगा एक बार। तो चलिए ये समझते हैं पहले, सबसे पहला पॉइंट कि डायमेंशन फॉर्मूला इक्वेशन ऑफ करेक्ट, इक्वेशन को चेक करने में किस तरह से यूज किया जाता है। चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन यूजिंग द डायमेंशन फॉर्मूला। देखिए करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन कैसे चेक की जाती है। आप लोग 9th क्लास पास आउट है और 9th क्लास में आपने सीखा था कि इक्वेशन ऑफ मोशन, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। एक होती है v इक्वल टू यू प्लस एटी, एक होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक इक्वेशन हमारे पास है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस। तो हम ये कहते हैं v इक्वल टू यू प्लस एटी में v क्या होता है, तो u होता है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। v क्या होता है, तो v होता है आपके पास में फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। हम a की बात करें तो a क्या कहलाता है, तो a कहलाता है एक्सेलरेशन।
एस की बात करें तो एस क्या कहलाता है, तो एस कहलाता है डिस्प्लेसमेंट, एस कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। टी क्या कहलाता है, तो टी कहलाता है टाइम। तो वेलोसिटी, कोई भी वेलोसिटी इनिशियल हो या फाइनल हो, डायमेंशन फॉर्मूला अगर आप लिखने गए L1t - 1 लिखा जाता है। फाइनल वेलोसिटी भी लिखने गए तो L1t - 1 लिखा जाता है। अच्छा, एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला अभी बता चुका हूं मैं आप लोगों को, होता है L1t - 2। एस डिस्प्लेसमेंट के लिए लिखेंगे आप L की पावर 1, और टाइम के लिए आप लिखने वाले डायमेंशन फॉर्मूला T की पावर 1। तो चलो पहली इक्वेशन चेक करते हैं। पहली इक्वेशन है V = U + AT। V = U + AT में देखिए, V इनिशियल वेलोसिटी U, A के प्लेस पे A अवेलेबल और T के प्लेस पे T अवेलेबल। सो इक्वेशन करेक्ट तब कहलाती है जब LHS का डायमेंशन और RHS का डायमेंशन सेम हो। LHS का डायमेंशन और RHS का डायमेंशन सेम हो। तो देखो वेलोसिटी का डायमेंशन L1t - 1, वापस से वेलोसिटी का डायमेंशन L1t - 1। एक्सेलरेशन का डायमेंशन चेक करो, L1t - 2, L1t - 2, L1t - 2। नाउ L1t - 2 इंटू टी की पावर 1, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं L1t - 1, फिर से कहा जा सकता है L1t - 1, फिर से कहा जा सकता है L1t - 1। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, अगर आप 1 मीटर को 2 मीटर में ऐड करते हो तो आंसर कितना आता है? बोले क्या बात कर रहे हो सर, इतना बड़ा क्वेश्चन पूछा आपने। अरे हाँ भाई बताओ, 1 मीटर + 2 मीटर कितना आता है? 3 मीटर आता है। कितना आता है? 3 मीटर आता है। 1 मैग्नीट्यूड है, 2 मैग्नीट्यूड है, 3 मैग्नीट्यूड है, पर मीटर प्लस मीटर आंसर विल बी मीटर। मीटर को मीटर से ऐड किया तो मीटर ही मिलेगा, बराबर। तो डायमेंशन में तो मैग्नीट्यूड की बात आती ही नहीं है। तो L1t - 1, L1t - 1 प्लस L1t - 1, तो बहुत सारे बच्चे कर देंगे 2L1t - 1। ये गलत है भैया, 2L1t - 1 नहीं होता। तो क्या होगा? मीटर प्लस मीटर प्लस मीटर, तो मीटर प्लस मीटर आंसर इन मीटर, तो वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी आंसर इन वेलोसिटी। तो ये है वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला, वेलोसिटी वेलोसिटी, तो ये आएगा L1t - 1। रिपीट नहीं होगा, रिपीट नहीं होगा। तो यहां से हमने सीखा कि लेंथ को लेंथ में ऐड करते हैं तो 2L नहीं होता है, जबकि लेंथ को लेंथ में ऐड की, लेंथ का डायमेंशन लेंथ के डायमेंशन से ऐड होता है तो लेंथ का ही डायमेंशन आता है। वैसे ही लेंथ के डायमेंशन से लेंथ का डायमेंशन सब्सट्रैक्ट होता है तो 0 नहीं आता है। लेंथ के डायमेंशन से लेंथ सब्सट्रैक्ट होगा तो आंसर डायमेंशन का लेंथ ही आने वाला है। ये हम लोग सीख चुके हैं। अब देखिए अगली इक्वेशन के बारे में बात कर लेते हैं। V = U + AT के बाद देखिए कौन सी इक्वेशन है, S = UT + ½ AT²। S डिस्प्लेसमेंट, U इनिशियल वेलोसिटी, T आपके टाइम है, A एक्सेलरेशन है और T² आपके पास में टाइम अवेलेबल है। ये S आ गया। S का डायमेंशन फॉर्मूला बोलो कितना होता है इसका डायमेंशन फॉर्मूला? सर बोले L की पावर 1। इनिशियल वेलोसिटी L1t - 1, टाइम T की पावर 1, एक्सेलरेशन L1t - 2 और टाइम स्क्वायर मतलब T की पावर 2 आप कह सकते हैं। ये आ गया L। अच्छा, L1t - 1 प्लस -1 हट गया, +2 - 2 हट गया। सो भैया लेंथ को लेंथ से ऐड किया तो आंसर किस में आया? लेंथ में ही आया। तो देखिए LHS का डायमेंशन, LHS का डायमेंशन, RHS का डायमेंशन दोनों सेम है। तो दोनों सेम है मतलब इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, तो कॉपी कर लीजिए आप इसे बोर्ड पर। इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। अब कॉपी करने के बाद हम बात करते हैं तीसरी इक्वेशन के बारे में। कौन सी? V² = U² + 2s। तो आइए V² = U² + 2s देखते हैं। V² = U² + 2s। So this is V² U² + 2as। भैया नंबर तो काम आता ही नहीं है, नंबर का तो यूज होता ही नहीं है, तो हटा दीजिए नंबर, नो नीड, नो यूज ऑफ नंबर। वेलोसिटी L1t - 1 का होल स्क्वायर, L1t - 1 का होल स्क्वायर, एक्सेलरेशन L1t - 2 और डिस्प्लेसमेंट मतलब L की पावर 1। ये आ गया L2t - 2, L2t - 2, L2t - 2। अब बताओ L2t - 2 प्लस L2t - 2 तो वापस से कितना आएगा? ये आएगा L2t - 2, L2t - 2। तो देखिए ये इक्वेशन भी क्या है? डायमेंशनली करेक्ट है। ये इक्वेशन भी क्या है बच्चों? डायमेंशनली करेक्ट है। अब देखिए अब आपको एक क्वेश्चन और कहा गया है। क्वेश्चन क्या कहा गया है मैं बता देता हूं, बोर्ड पर शेयर भी कर देता हूं आप लोगों को। क्वेश्चन आपको डायमेंशन बताना है।
ये बताना है कि इसका डायमेंशन क्या होगा जो मैं लिख रहा हूं उसके बारे में। डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी बताना है आपको कि भाई L √L/g का डायमेंशन फॉर्मूला कितना होगा, ये आपको मिलकर बताना है। जबकि L का मतलब लेंथ और G का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। तो L लेंथ के लिए वापस यूज करेंगे L के पावर 1, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो एक्सेलरेशन मतलब क्या, L1t - 2, L की पावर 1, L कैंसल, t - 2 पर गया, t की पावर +2, अंडर रूट से हटा, L की पावर 1, t की पावर 2, अंडर रूट मतलब 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर आता है आपके पास में L1t1। L1t1 विल बी द आंसर। अब देखिए आपको एक और क्वेश्चन बताया गया है और वो क्वेश्चन है कि आपको इक्वेशन गिवन है, v इक्वल टू गिवन है 80 प्लस b डिवाइड बाय t प्लस सी, b डिवाइड बाय t प्लस सी प्लस आपको गिवन है v0, और उन्होंने कहा है कि दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली वैलिड, मतलब डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन। तो आपको डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में एबीसी की वैल्यू बतानी है। डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में किसकी वैल्यू बतानी है, ए बी सी की वैल्यू बतानी है, तीनों की वैल्यू आपको मिलकर बतानी है कि भैया डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन होगी तो कैसे काम चलेगा, ए क्या होगा बी क्या होगा। तो भैया जो डायमेंशन वेलोसिटी का होगा वही डायमेंशन, भाई अगर ये वेलोसिटी है तो ये भी क्या होना चाहिए, वेलोसिटी, और ये भी क्या आना चाहिए, वेलोसिटी, और ये तो ऑलरेडी बोल रखा है वेलोसिटी, क्योंकि जब वेलोसिटी को वेलोसिटी में ऐड करते हैं फिर वेलोसिटी में ऐड करते हैं तो आंसर भी वेलोसिटी में ही आता है। अब इसलिए हम ये लिख सकते हैं कि भैया v इक्वल टू 80 का डायमेंशन प्लस b/t प्लस c का डायमेंशन प्लस v0 का डायमेंशन, ये तीनों डायमेंशन फॉर्मूले क्या होंगे, सेम होंगे। v फाइनल वेलोसिटी, तो जो डायमेंशन फॉर्मूला 80 का होगा दोनों का डायमेंशन सेम होगा, जो डायमेंशन फॉर्मूला वेलोसिटी का होगा वही डायमेंशन फॉर्मूला t प्लस c का होगा, जो डायमेंशन v का होगा वही डायमेंशन फॉर्मूला v0 का होगा। तो अभी देखिए सेम डायमेंशंस आर एडेड एंड सब्सट्रैक्टेड, मेरा एक स्टेटमेंट याद रखना, सेम डायमेंशंस आर एडेड एंड सब्सट्रैक्टेड। सेम डायमेंशन को क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है, सेम डायमेंशन को क्या किया जाता है, सब्सट्रैक्ट किया जाता है। सर मतलब क्या, भैया लेंथ को लेंथ से ऐड करते हैं तो आंसर लेंथ में ही आता है, लेंथ को लेंथ से सब्सट्रैक्ट करते हैं तो भी आंसर किस में आता है, लेंथ में ही आता है। लेंथ को लेंथ से ऐड किया लेंथ में आंसर आया, लेंथ को लेंथ से सब्सट्रैक्ट किया तो भी आंसर लेंथ में ही आया। क्या तक मेरी बात समझ में आ गई। अब नोटिस ये करना कि भैया अगर ये टाइम है तो सी भी क्या होना चाहिए, ये टाइम है तो सी भी क्या होना चाहिए, टाइम होना चाहिए, क्योंकि टाइम को टाइम से ऐड करेंगे तो टाइम ही मिलेगा। सो जो डायमेंशन टाइम का होगा वही डायमेंशन सी का होगा। तो सी का डायमेंशन आ गया आपके पास में टी की पावर 1, सी का डायमेंशन आपके पास आ गया टी की पावर 1। अब देखिए यहां पर पहले वाले एक्सप्रेशन से देखिए, वेलोसिटी का जो डायमेंशन होगा वही डायमेंशन एटी का होगा। सो ए का डायमेंशन टी की पावर 1 का डायमेंशन, वेलोसिटी का डायमेंशन, वेलोसिटी डिवाइड बाय टी की पावर 1। वेलोसिटी के लिए क्या लिखा जाता है, तो मैंने अभी बताया था L1t - 1 होता है, टी की पावर 1 होता है। तो ए का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया आपके पास L1t - 2, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए इज L1t - 2। अब हमारे पास बचता है आखिरी सी, तो सी कैसे निकाला जाए, ए निकल गया बी निकल गया, अब सी की बात करते हैं। हाउ टू फाइंड सी नाउ, ए का डायमेंशन देखो, सी नहीं, सी निकल गया, सी का डायमेंशन टी आ चुका है, सी का डायमेंशन कितना आ चुका है, टी आ चुका है। तो देखिए v वेलोसिटी का डायमेंशन, b टाइम प्लस सी, तो मैंने कहा वेलोसिटी का डायमेंशन L1t - 1, b का डायमेंशन, भैया जो डायमेंशन t का है वही डायमेंशन b का है। तो टाइम को टाइम से ऐड करते हैं तो क्या आता है, जवाब देना है ना, टाइम को टाइम से ऐड करेंगे तो क्या आएगा, टाइम ही आएगा। जैसे मैंने कहा था लेंथ को लेंथ से ऐड करते हैं तो क्या मिलता है, लेंथ मिलता है। लेंथ को लेंथ से ऐड करते हैं तो क्या मिलता है, लेंथ मिलता है। टाइम को टाइम से ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, टाइम ही मिलेगा। सो अब आप लिख सकते हैं b इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, L की पावर 1 t की पावर -1 t की पावर +1।
-1 + 1 आपके पास कितना आ जाता है, तो l की पावर 1। तो इस तरह से हमने तीनों के डायमेंशन फॉर्मूले करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन कंसेप्ट से निकालना सीख लिए हैं। अब हम ये सीखने वाले हैं कि भैया नोन और अननोन फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशनशिप कैसे निकाला जाता है, नोन और अननोन फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशनशिप कैसे निकाला जाता है। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं, एक बार देख लेते हैं, फिर वापस से मैं बोर्ड पे आऊंगा आपके पास। देखिए स्टूडेंट, हमने डायमेंशन एनालिसिस के एप्लीकेशन का पहला पार्ट कंप्लीट किया, और पहले पार्ट में आपने और हमने सीखा कि डायमेंशनली इक्वेशन करेक्टनेस कैसे चेक की जाए। डायमेंशन एनालिसिस का दूसरा एप्लीकेशन है जब हमें रिलेशन निकालना होता है नोन और अननोन फिजिकल क्वांटिटी के बीच में, तब हम इसकी मदद से रिलेशन को निकाल सकते हैं। ये एग्जांपल मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम किस तरह से निकाला जा सकता है। बोर्ड पे फिर मैं साथ साथ ये चर्चा करूंगा। ये क्वेश्चन पे हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी वाले क्वेश्चन पर, साथ साथ हम बात करेंगे वेलोसिटी के इस क्वेश्चन पर, फिर नेक्स्ट एप्लीकेशन पे हम मूव करेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं किस तरह से नोन और अननोन फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन निकालने के लिए डायमेंशन एनालिसिस यूज होता है। देखिए स्टूडेंट, कभी कभी ऐसा होता है कि एक फिजिकल क्वांटिटी बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करती है। मैं इसको इस एग्जांपल से समझा सकता हूं कि जैसे आपके पास में सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड पर हम बात करते हैं, तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि सर टाइम पीरियड किसे कहते हैं और सिंपल पेंडुलम क्या होता है। तो पहले मैं ये बता देता हूं टाइम पीरियड या सिंपल पेंडुलम क्या होता है। आप जब एक स्ट्रिंग लेते हैं, उसको एक मास से अटैच करते हैं, उस मास को आप क्या करते हैं, उस मास को आप इस तरह से सेंटर पोजीशन से डिस्प्लेस करते हैं, जैसे कि आपने यहां से डिस्प्लेस किया। ये मास गया अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन, वापस आया टुवर्ड द मीन पोजीशन, फिर आया लेफ्ट, वापस अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन, वापस आया टुवर्ड द मीन पोजीशन। भाई सेंटर से दूर गया अवे, अवे जाकर वापस आया टुवर्ड्स, वापस से ये गया अवे, और अवे से वापस आया टुवर्ड्स। इसमें एक खास बात आपको देखने को मिल रही है, सेंटर से दूर जाना, सेंटर से दूर जाना, फिर से पास आना, सेंटर से दूर जाना, फिर से पास आना, अवे फ्रॉम द सेंटर टुवर्ड द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर टुवर्ड द सेंटर, दूर गया पास आया, दूर गया पास आया। वन साइकिल कंप्लीट किया। क्या कंप्लीट किया? वन साइकिल। सो हम कहते हैं टाइम टू कंप्लीट वन साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड। टाइम टू कंप्लीट वन साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड। और इस अरेंजमेंट को कहा जाता है सिंपल पेंडुलम। मान लेते हम यहां से यहां तक का लेंथ एल है, ये लेंथ एल है, ये लेंथ एल है। हमने स्ट्रिंग को धक्का दिया। अब मेरा कुछ क्वेश्चन है आप लोगों से, मान लो मैं डोरी छोटी लेता हूं और ऐसा हिलाता हूं तो फास्ट मूव करेगा, डोरी बड़ी लेता हूं धक्का देता हूं, तो आपको क्या लगता है क्या होगा? आपको क्या लगता है क्या होगा? फास्ट मूव करेगा या स्लो हो जाएगा? तो बोले दूर जाएगा, फिर वापस से ऐसा आएगा, फिर वापस से दूर जाएगा, फिर पास आएगा। मतलब जैसे हम लेंथ बढ़ाते हैं तो इसको ज्यादा समय लगता है वापस दूर जाकर पास आने में, और जब लेंथ छोटी होती है तो ये जल्दी से साइकिल कंप्लीट कर लेता है। तो प्रैक्टिकली ये बात देखी जाती है, क्वेश्चन में दी जाएगी। पता है क्या ऐसा कहता है वो, टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, एंड टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये दो बातें आपको देगा। आपको कुछ भी घर से लेके नहीं जाना है, वो खुद बताएगा क्वेश्चन के अंदर कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन लेंथ। तो पहला पॉइंट आ गया लेंथ, दूसरा पॉइंट आ गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मैंने इसे ए मान लिया पावर, इसे बी मान लिया। तो हमारा तरीका ये रहेगा, जिन जिन पॉइंट्स पर फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड करती है पहले हम उसे लिख लेंगे, जिन जिन पॉइंट्स पर फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड करती है हम उसे लिख लेंगे। तो टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल की पावर है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जी की पावर बी, इक्वेशन नंबर सेकंड। एक और बात, टाइम पीरियड बाय फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या लिख सकते हैं? बाय फर्स्ट एंड सेकंड। टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल की पावर ए, जी की पावर बी। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम चाहें तो हटाकर के लिख सकते हैं। यहां लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला, सो हम इसके टर्म में लिखने वाले एल की पावर ए और जी की पावर बी। अच्छा टी क्या है? तो सर बोले टी टाइम है, टी टाइम है, एल क्या है? लेंथ है, जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। सो टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला टी ही होता है, लेंथ स्मॉल एल का डायमेंशन फॉर्मूला कैपिटल एल की पावर 1 होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशन फॉर्मूला L1t माइनस 2 होता है, L1t माइनस 2 होता है। तो हम ये कह सकते हैं, सो
टी की पावर 1 कांस्टेंट, एल की पावर ए, और आप लिख सकते हैं जी के प्लेस पे एल टी माइनस टू, एल 1 टी माइनस 2 की पावर बी, टी की पावर 1 कांस्टेंट के लिख दिया आप लोगों ने, एल की पावर ए, एल की पावर बी, और टी की पावर आपके पास में -2 भी आ चुका है, टी की पावर 1 के, एल की पावर ए प्लस बी, टी की पावर -2 भी आपके पास में लिखा जा चुका है। ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं। इस स्थिति में क्या होता है, हम ये कह सकते हैं m0 L0 टी की पावर 1 कांस्टेंट के, एल की पावर ए प्लस बी, टी की पावर -2 बी। सो कंपेयरिंग पावर ऑफ MLT, कंपेयरिंग पावर ऑफ कैपिटल M, कैपिटल L एंड कैपिटल T। हमने पावर कंपेयर किया, m की पावर 0, यहां कोई m की पावर है ही नहीं, सो कोई m की पावर नहीं है तो m की पावर 0 लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, l की पावर 0, यहां l की पावर चेक करो a प्लस बी है, तो 0 इक्वल टू कितना आ गया a प्लस बी। t की पावर चेक करो, यहां पर t की पावर यहां पर 1 है, यहां चेक करो t की पावर कितनी है, तो t की पावर यहां पर 1 है, और यहां चेक करो t की पावर कितनी है, तो t की पावर -2 भी है। सो t की पावर 1 इक्वल टू -2 भी, तो b इक्वल टू आ जाता है आपके पास में -1/2। अब जैसे ही b इक्वल टू -1/2 आया तो a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, -b, तो a इक्वल टू -1/2, तो a आ जाता है आपके पास में +1/2। तो हमने a भी निकाल लिया और b भी निकाल लिया, तो चलिए a और b को यहां पर पुटअप करते हैं, तब तक आप कॉपी कर लीजिए। ठीक है, सो a और b पुटअप किया जा सकता है। तो हमने t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l की पावर और a और g की पावर b के एक्सप्रेशन को ऐसा लिखा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, l की पावर a, तो l की पावर आपके पास आता है a/2 और g की पावर b मतलब -1/2। तो हम ये कह सकते हैं t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l की पावर a/2 1/2 और g की पावर -1/2 को +1/2 लिख दिया। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट l अपॉन g की पावर कॉमन 1/2 लिख दिया। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो आप इसे रूट के टर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यू कैन कन्वर्ट इन द टर्म ऑफ रूट l/g। नाउ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाकर हम इसे कांस्टेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाकर आप और हम क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाया, k लिखा, √l/g आया। बच्चों ये बात एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन की जाती है कि क्या आएगा, एक प्रश्न है बहुत बड़ा। ये बात एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन की जाती है कि k की वैल्यू 2π आती है। अब आप ऐसे बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि सर कैसे डिटरमाइन की जाती है, वो हमारा कंसर्न फिलहाल नहीं है, हमारा कंसर्न फिलहाल नहीं है, क्योंकि हम जब ऑसिलेशन चैप्टर पढ़ते हैं तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम में वहां पे भी ये बात आपको बताई जाती है कि कांस्टेंट 2π आता है। जैसे कि आप न्यूटन लॉज ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ते थे 9th क्लास में, तो आप लिखते थे ना F = gm1m2/r², तो g क्या था, कांस्टेंट था, कांस्टेंट की कोई वैल्यू थी। सो इस तरह से टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का लिखा जाता है t π √l/g, t = 2π √l/g। सो वापस एक बार चेक कर लीजिए हमने क्या किया। हमने कहा कि लेंथ पर डिपेंड करता है, लेंथ की पावर a, g की पावर b। तो हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के टर्म में t की पावर 1 k, लेंथ की पावर a, अच्छा स्मॉल g था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को लिखा L1t - 2, L1t - 2 की पावर b लिख दिया, t की पावर 1 k, l की पावर a, यहां l की पावर b लिखा, t की पावर -2 भी लिखा, t की पावर 1 k, l की पावर a प्लस b, l की पावर a प्लस b, t की पावर -2 b, m0 L0 t की पावर 1 k, लेंथ की पावर a प्लस b, t की पावर -2 b, और m की पावर हम कह सकते हैं 0, क्योंकि हमने लेंथ यहां पे भी लेंथ है, यहां पे भी लेंथ है, कंबाइन कर लिया। जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। कंपेयरिंग पावर ऑफ MLT, ML और T की पावर को कंपेयर करने पर a प्लस b इक्वल टू 0 और -2b इक्वल टू आपके पास में 1 आता है। सो -2b इक्वल टू 1, b इक्वल टू -1/2 आता है, a इक्वल टू -1/2 आपके पास निकल कर आता है। दोनों को कंबाइंड फॉर्म में 1/2 और -1/2 लिखा, 1/2 और g की पावर -1/2 को आपने लिखा g की पावर 1/2। t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉमन 1/2 पावर लिखा, अंडर रूट लिखा, अंडर रूट हटाया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिखा। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आपके पास में 2π निकल कर आता है। अब देखो क्वेश्चन, टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन आपको गिवन है, यू कैन रेफर द टेक्स्ट बुक, यू विल फाइंड कि आपको एक क्वेश्चन गिवन है, वो ऐसा गिवन है, ऐसा कहा गया है क्वेश्चन के अंदर कि भाई काइनेटिक एनर्जी किसी
ऑब्जेक्ट की, किसी बॉडी की, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी डिपेंड्स ऑन द मास एंड वेलोसिटी, डिपेंड्स ऑन द मास एंड वेलोसिटी। आप रेफर भी कर सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है कि भाई काइनेटिक एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट की दो बातों पर डिपेंड करती है, एक मास पे करती है और काइनेटिक एनर्जी एक वेलोसिटी पे करती है। तो आपको बताना काइनेटिक एनर्जी का प्रोबेबल एक्सप्रेशन क्या होगा। तो मैंने कहा है कि आपको खुद क्वेश्चन एग्जाम में देगा, वो एग्जाम में बताएगा कि भाई किन किन बातों पे डिपेंड करती है। तो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन मास एंड काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, ये दो बातों पे डिपेंड करती है। हमने लिख दिया इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, पावर ए पावर बी बाय फर्स्ट एंड सेकंड। पहले और सेकंड से आप क्या लिख सकते हैं, एम की पावर ए और वी की पावर बी। काइनेटिक एनर्जी डायमेंशन फॉर्मूला मास और वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी ऑल टाइप ऑफ एनर्जी के लिए डायमेंशन फॉर्मूला मैं बता चुका हूं। फॉर ऑल टाइप ऑफ एनर्जी डायमेंशन फॉर्मूला इज गिवन m1 L1 T - 2। फॉर ऑल टाइप मास इज गिवन m की पावर 1 और वेलोसिटी के लिए आप क्या यूज करते हैं, तो वेलोसिटी के लिए आप यूज करते हैं L1 T - 1, L1 T - 1 ये यूज किया जाता है। चलिए अब हम क्या करते हैं, हम दोनों को कंबाइन करके सॉल्व करेंगे। हमने जो भी डायमेंशन फॉर्मूला की वैल्यूज आपके पास है, उन डायमेंशन फॉर्मूला की वैल्यूज को पुटअप करना है। किस में पुटअप करना है, तो देखिए ध्यान से पुटअप कहां पर करना है। हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 ये है, हम इसे इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। तो हम इस वाले इक्वेशन में कहें तो ज्यादा बेहतर तो इसमें पुटअप करेंगे। के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं, कोई कांस्टेंट सी लिख देते हैं, m की पावर a आता है, वेलोसिटी की पावर आपके पास b आता है। देखिए अब हम डायमेंशन फॉर्मूला को यहां पर पुटअप करेंगे। सो k काइनेटिक एनर्जी m1 L2 T - 2, काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला m1 L2 है बेटा, यहां पर L1 नहीं है, वो फोर्स के लिए हो जाएगा। m1 L2 T - 2 आपके पास है। c मास की पावर आपके पास a अवेलेबल है, वेलोसिटी L1 T - 1 की पावर b अवेलेबल है। m1 L2 T - 2 कांस्टेंट c, मास की पावर a, लेंथ की पावर b और t की पावर -b आपके पास में। अब हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग पावर ऑफ MLT, कंपेयरिंग पावर ऑफ MLT, कंपेयरिंग पावर ऑफ m, l एंड t। MLT की पावर को कंपेयर करते हैं। m की पावर 1, m की पावर a, तो a इक्वल टू आ गया आपके पास में 1, l की पावर 2, l की पावर b, सो b इक्वल टू आ गया आपके पास में 2, t की पावर -2 और t की पावर -b, सो -2 इक्वल टू -b, तो b आपके पास में 2 ही आता है निकलकर। सो इस तरह से a निकलता है 1 और b निकलता है 2। सो a 1 और b 2 जैसे निकलता है, तो देखो आप क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो इक्वेशन नंबर 3 से कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास की पावर a मतलब 1 और वेलोसिटी की पावर मतलब b मतलब 2। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं, कांस्टेंट c mv² आता है और आप और हम जानते हैं ये कांस्टेंट एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन भी किया जाए, सो ये 1/2 आता है। तो काइनेटिक एनर्जी आती है ½ × m × v²। कितनी आती है काइनेटिक एनर्जी, ½ × m × v²। तो आप इसे कॉपी कर लें एक बार, कॉपी करने के बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करूंगा आप लोगों से। ठीक है, हो गया कॉपी। चलिए अब हम बात करते हैं किसके ऊपर, एक और क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सरसाइज के अंदर। क्वेश्चन ऐसा है कि m मास के किसी ऑब्जेक्ट को आप ड्रॉप करते हैं, यू ड्रॉप एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m। आप किसी m मास के ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं किसी h हाइट से, h हाइट से ड्रॉप करते हैं। जैसे कि ये मान लो आपके पास में मास है, आपने उसे h हाइट से ड्रॉप किया, h हाइट से ड्रॉप किया तो वो वेलोसिटी एक्वायर करता है। जैसे कि आपने इसे छोड़ा, ये नीचे गया, तो आपको पता है नीचे जाने पे वेलोसिटी बढ़ती है इसकी। सो आपको बताना है कि वेलोसिटी दो बातों पे डिपेंड करती है, ऐसा बोल रहा है वो, हाइट पे डिपेंड करती है और दूसरा बोल रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करती है। तो बताओ वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हमें प्रूव करना है कि बताओ वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, शो दैट एक्सप्रेशन विल बी √ कांस्टेंट k √ gh, ये होगा आपको बताना है। तो सीधी बात है, पहले ये देखो कि कौन डिपेंड कर रहा है। तो क्वेश्चन में कहा है वेलोसिटी डिपेंड कर रहा है। पहले देखो कौन डिपेंड कर रहा है, तो क्वेश्चन में क्या कहा है, वेलोसिटी डिपेंड कर रहा है। फिर ये देखो किस पे डिपेंड कर रहा है, फिर ये देखो किस पे डिपेंड कर रहा है, तो किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है। वेलोसिटी डिपेंड कर रहा है h पर, वेलोसिटी डिपेंड कर रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर। बाय फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या करेंगे, कंबाइन कर लेंगे। वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h की पावर a कर देता हूं, g की पावर b कर देता हूं। सो h की पावर a और g की पावर b, वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h की पावर a, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी
अच्छा v मतलब वेलोसिटी होता है, तो वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? तो वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला L1t माइनस 1, L1t माइनस 1। h मतलब क्या आपके पास में? हाइट, हाइट को लेंथ भी कह सकते हैं, L1 हो सकता है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसे लिखा जाता है L1t माइनस 1, L1t माइनस 2, एक्सेलरेशन मतलब L1t माइनस 2। सो हम ये तीनों वैल्यू उठा के जब पुटअप करते हैं, वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h की पावर a और g की पावर आपके पास में b है, v वेलोसिटी है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाया, कांस्टेंट k, h की पावर a, तो h मतलब लेंथ की पावर a, v वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी को आप सीधा लिख सकते हैं L1t माइनस 1, L1t माइनस 1, L1t माइनस 1। अब g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है L1t माइनस 2, L1t माइनस 2 की पावर b। चलो आगे लिखते हैं, L1t माइनस 1, कांस्टेंट k, L की पावर a ब्रैकेट L की पावर b, t की पावर माइनस 2b। तो हम ये कह सकते हैं L की पावर 1, t की पावर माइनस 1, L की पावर a प्लस b, t की पावर माइनस 2b। अब देखो क्या हुआ, पावर कंपेयर करते हैं, तो ये पावर L की पावर है और L की पावर a प्लस b, तो पहला आ गया a प्लस बी इक्वल टू 1। सो फर्स्ट पॉइंट इज a प्लस बी इक्वल टू 1। दूसरा आ गया t की पावर माइनस 1, t की पावर माइनस 2b, माइनस 1 इक्वल टू माइनस 2b, b इक्वल टू आपके पास में प्लस 1/2 निकल कर आता है, b इज इक्वल टू प्लस 1/2। अब b प्लस 1/2 आ गया, तो a प्लस b इक्वल टू 1 है, b प्लस 1/2 आ गया 1 है, तो a इक्वल टू 1 माइनस 1/2 है, a इक्वल टू आपके पास में माइनस 1/2 आ चुका है, a विल बी गिवन एज माइनस 1/2। तो चलो वापस से इन वैल्यूज को, a और b की वैल्यूज को यहां पे उठा के पुटअप कर देते हैं, तब तक आप इसे कॉपी कर लो। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेके कॉपी कर लो। ठीक है, तो ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो अब हमने कंबाइन कर दिया v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h की पावर a कितना है आपके पास में? माइनस 1/2। और एक मिनट वापस चेक कर लेते हैं, a माइनस 1/2 आ रहा है या प्लस 1/2 आ रहा है? एक मिनट रुकिए, 2 माइनस 1 प्लस 1/2 आ रहा है, नोट माइनस 1/2 प्लस 1/2 है ना, प्लस 1/2, 1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 होगा। और g की पावर, g कितना है आपके पास में? तो चेक करो, g की पावर b मतलब कितना है? प्लस 1/2। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रूट जी एच, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाया तो k लिखा अंडर रूट जी एच। और देखिए हमें यही बताना था, यही प्रूव करना था, हमें बताना था कि वेलोसिटी होता है k अंडर रूट जी एच, k अंडर रूट जी एच। ये डायमेंशन एनालिसिस से प्रूव किया जा सकता है। बच्चों अब यहां तक तो मैंने आप लोगों को बातें समझाती। अब हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक जो शुरू होता है कि हम डायमेंशन एनालिसिस का नेक्स्ट क्या यूज कर सकते हैं। तो मैं पहले बोर्ड रब करता जा रहा हूं, साथ साथ मैं आपसे बात करता जा रहा हूं भाई डायमेंशन एनालिसिस का हम क्या अगला यूज कर सकते हैं। तो हम कन्वर्जन फैक्टर निकालने में इसका यूज कर सकते हैं। वापस सुनना बच्चों, हम कन्वर्जन फैक्टर निकालने में इसका यूज कर सकते हैं। मतलब हमने एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में जब हमको यूनिट को कन्वर्ट करना हो तो हम इसे आसानी से यूज करके कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे सर कैसे, तो मैं वो भी बोर्ड पर डिस्कस कर देता हूं आपको, हम इससे किस तरह से कर सकते हैं। पहले मैं आपसे बोर्ड पर डिस्कस करूंगा, पूरा समझाऊंगा, समझाने के बाद फिर मैं आपके पास में स्क्रीन पे जाके पूरे लेक्चर को समअप करूंगा बच्चों। वहीं से हम बात करेंगे डायमेंशन एनालिसिस के, क्लोजिंग करेंगे। तो यहां पर कन्वर्जन ऐसा निकाला जाता है, देखिए मैंने ऐसा कहा था कि डायमेंशन का मतलब आप एमकेएस सिस्टम में डील करो, सीजीएस में करो या एसआई में करो, सबके लिए एक चीज कॉमन होती है। पता वो क्या होती है? डायमेंशन फॉर्मूला। मैं फिर से एग्जांपल से समझाता हूं इसका मतलब क्या। मैंने कहा था फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। मैं बात करता हूं एमकेएस सिस्टम की और मैं बात करता हूं सीजीएस सिस्टम की। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। चेक कर लो भाई। एमकेएस मतलब मास किस में यूज करना है? किलोग्राम में। एक्सेलरेशन आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसे हम 1 न्यूटन लिखते हैं। वापस देखो मास किस में? ग्राम में। एक्सेलरेशन सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसे हम लिखते हैं 1 डायन। पर दोनों के लिए डायमेंशन फॉर्मूला निकालिए, दोनों के लिए डायमेंशन फॉर्मूला निकालिए, मास इनटू एक्सेलरेशन। बोथ केसेस के अंदर आप ये नोटिस कीजिए, किलोग्राम की पावर 1 है। देखो यहां पे पहले मैं बता देता हूं कि किलोग्राम की पावर क्या आ रही है। देखो यहां पर किलोग्राम की पावर 1 है, मीटर की पावर 1 है, सेकंड की पावर -2 है, ग्राम की पावर 1 है, सेंटीमीटर की पावर 1 है। और अभी भी चेक करो सेकंड की पावर कितनी है, तो सेकंड की पावर -2 है। मतलब मास की पावर 1,
लेंथ की पावर, ये देखो ये टर्म क्या बताता है, मास, ये क्या बताता है, लेंथ, और ये क्या बताता है, टाइम। बोलो ग्राम क्या बताता है, कौन सा टर्म बताता है, सर बोले मास। सेंटीमीटर क्या बताता है, सर बोले अभी भी बताता है लेंथ के बारे में। और सेकंड क्या बताता है, तो बोले सर ये टाइम के बारे में बताता है, दिस रिप्रेजेंट अबाउट द टाइम। पक्की बात। तो भैया अब डायमेंशन फॉर्मूला बात करते हैं, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास के लिए m, एक्सेलरेशन के L1 t - 2। तो देखो मास की पावर कितनी है 1, लेंथ की पावर कितनी है 1, और टाइम की पावर कितनी है -2। मतलब भले ही यूनिट सिस्टम बदल जाए, अरे भले ही यूनिट सिस्टम बदल जाए, एमकेएस हो या सीजीएस हो, सबके यूनिट अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सबकी फंडामेंटल यूनिट की पावर सेम है। फंडामेंटल यूनिट मास पावर 1, मास पावर 1, लेंथ पावर 1, लेंथ पावर 1, टाइम पावर 2, टाइम पावर 2। तो यहां तक मेरी बात समझ में आ गई होगी, बराबर। तो हम इसी प्रिंसिपल का यूज करेंगे कन्वर्जन फैक्टर निकालने के लिए। तो पहला कन्वर्जन फैक्टर आपकी टेक्स्ट बुक के हिसाब से मैं दो न्यूमेरिकल लेके समझाऊंगा। पहला है कि जूल को, देखो हम जानते हैं एनर्जी का एसआई यूनिट जो होता है, एमकेएस सिस्टम में जो यूनिट होता है वो होता है 1 जूल। हमें उसे कन्वर्ट करना है कि सीजीएस सिस्टम के अंदर, सीजीएस सिस्टम के अंदर ये कितने अर्ग के बराबर होता है। देखिए एमकेएस में कहते हैं जूल और सीजीएस में कहते हैं अर्ग। क्या कहते हैं, एमकेएस में जूल और सीजीएस में क्या कहते हैं, अर्ग कहते हैं। तो कितने अर्ग के बराबर होगा, तो मैंने अभी कहा यूनिट सिस्टम कोई भी होने दीजिए। पहले तो एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, तो मैं बता चुका हूं, कैपेसिटी टू डू वर्क इज सेड टू बी एनर्जी, कैपेसिटी टू डू वर्क इज सेड टू बी एनर्जी। तो जो वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला होगा वही एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला होगा। तो वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला एक बार बता देता हूं, बता चुका हूं फिर भी, m1 L1 t - 2, और डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं L की पावर 1 कहूंगा। सो ये आता है m1 L2 t - 2। वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आता है, m1 L2 t - 2। ध्यान से सुनना बच्चों। सो हमने कह दिया कि भैया 1 जूल मतलब पहले सिस्टम में m1 L1 t - 2 t1 पावर 1, m1 L2 t - 2। दूसरे सिस्टम में बात करें तो भी डायमेंशन फॉर्मूला तो सेम ही होना है, m2 1 L2 1 T2 नहीं, m2 1 L2 2 T2 -2, ये हो सकता है। सो भैया x की वैल्यू क्या निकाली जा सकती है, तो x की वैल्यू निकाली जा सकती है पहले यूनिट सिस्टम में m1 L1 2 T1 -2 डिवाइड बाय m2 1 L2 2 T2 -2। आप इसे सेपरेट करके क्या लिख सकते हैं, व्हाट यू कैन राइट, आप लिख सकते हैं m1 बाय m2 की पावर 1, आप लिख सकते हैं L1 बाय L2 की पावर 2, और आप लिख सकते हैं T1 बाय T2 की पावर -2। देखो बच्चों एमकेएस सिस्टम में मास के लिए क्या यूज किया जाता है, सर बोले किलोग्राम। मास के लिए क्या यूज किया जाता है, किलोग्राम। लेंथ के लिए क्या यूज किया जाता है, मीटर। टाइम के लिए क्या यूज किया जाता है, सेकंड। क्या यूज किया जाता है, सेकंड। अब यहां बताइए इस केस के लिए, किसके लिए, सीजीएस सिस्टम में। सीजीएस सिस्टम में मास के लिए क्या यूज किया जाएगा, व्हाट वी विल यूज फॉर मास, तो बोले सर मास के लिए ग्राम यूज करते हैं। लेंथ के लिए क्या यूज किया जाता है, तो लेंथ के लिए यूज किया जाता है सेंटीमीटर। और टाइम के लिए क्या यूज किया जाता है, तो आप टाइम बताएंगे सेकंड ही होता है, इट इज सेकंड ओनली, नथिंग मोर देन दैट। तो ऐसी स्थिति में मैं x को लिखता हूं, m1 मतलब पहला mks मतलब 1 किलोग्राम, m2 मतलब cgs मतलब 1 ग्राम की पावर 1, L1 मतलब कितना, mks, L1 मतलब कितना, mks मतलब कितना, mks कितना 1 मीटर, और cgs मतलब कितना, यहां लेंथ के लिए सेंटीमीटर की पावर 2, टाइम 1 सेकंड डिवाइड बाय 1 सेकंड की पावर -2। अच्छा सेकंड सेकंड कैंसिल। अब यहां पर आप देख सकते हैं 1 किलोग्राम कितने ग्राम होता है, 1 किलोग्राम कितने ग्राम होता है, तो आप सभी स्टूडेंट जानते हैं 1 किलोग्राम 1000 ग्राम होता है। 1 ग्राम तो ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है, वापस से 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, ग्राम ग्राम कैंसिल। ये 1 2 3 4 5 तो टोटल मिला के पावर आ जाती है 5। एक मिनट रुकिएगा, यहां पे पावर 2 भी बच्चों, यहां पे डबल पावर है, इसे हमें स्क्वायर करना है। जब हम स्क्वायर करेंगे तो देखो हम x को क्या लिख पाएंगे,
हम लिख पाएंगे x इक्वल टू 10 टू द पावर 3 और 100 है 10 टू द पावर 2 का स्क्वायर, तो x आ गया 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 4, तो x आ चुका है आपके पास में 10 टू द पावर 7। x कितना आ चुका है 10 टू द पावर 7। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 1 जूल किसके इक्वल होता है 10 टू द पावर 7 अर्ग के इक्वल होता है। 1 जूल किसके इक्वल होता है 10 टू द पावर 7 अर्ग के इक्वल होता है। ये बात ध्यान रखिएगा बच्चों। देखिए ये क्वेश्चन के साथ साथ मैं एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करवा रहा हूं मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। देखिए फोर्स का एमकेएस यूनिट जो होता है उसे न्यूटन कहा जाता है। फोर्स का एमकेएस यूनिट जो होता है उसे 1 न्यूटन कहा जाता है और उसका सीजीएस यूनिट जो होता है उसे डाइन कहा जाता है। डाइन, एक थी डायन, ठीक है। एमकेएस यूनिट 1 न्यूटन, सीजीएस यूनिट डाइन। आपको बताना है कितना रिलेशनशिप निकल के इसके बीच में आने वाला है। तो देखिए फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला बता देता हूं। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो m1 l1 t minus 2, m1 l1 t minus 2। तो मैं कह सकता हूं पहले यूनिट सिस्टम में m1 l1 1 t1 minus 2, x कितना आ जाएगा m2 1 l2 1 t2 minus 2। चलिए x क्या लिखा जा सकता है, तो x लिख देते हैं वापस से वही कहानी पूरी की पूरी। m1 1 l1 t1 minus 2 1, m2 l2 t2 minus 2, ये 1 1 ये पावर आ जाती है। आप इसे लिख सकते हैं m1 बाय m2 की पावर 1। अब l1 बाय l2 की पावर 1, l1 बाय l2 की पावर 1 और t1 बाय t2 की पावर -2, तो t1 बाय t2 की पावर -2 बोला जा सकता है। m1 पहले m के सिस्टम में मास कितना है आपके पास में, तो m के सिस्टम में मास होता है किलोग्राम। पहला वाला मतलब mks, दूसरा वाला मतलब सीजीएस 1 ग्राम। यहां देखो L1 पहला वाला कितना लेंथ 1 मीटर, L2 कितना है 1 सेंटीमीटर। एमकेएस हो या सीजीएस हो दोनों टाइम सेकंड ही रहता है, कोई समस्या नहीं, कैंसिलेशन होता है। अब x इक्वल टू 1 ग्राम को आप लिख सकते हैं 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम को 1 ग्राम लिखा जा सकता है। इसे लिखा जा सकता है 100 सेंटीमीटर, इसे लिखा जा सकता है 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, ग्राम ग्राम कैंसिल। 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 2, पावर ऐड करते हैं तो 5 आता है। सो 1 न्यूटन दैट इज इक्वल टू हाउ मच डाइन, तो 1 न्यूटन दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन, 10 टू द पावर 5 डाइन। तो इसे भी आप कॉपी कर लें, ये भी कई बार पूछा जा चुका कन्वर्जन फैक्टर है। चलिए मैं स्क्रीन की तरफ चलता हूं, कुछ समराइजेशन करता हूं। समराइजेशन के बाद में मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन बात करूंगा। वो क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड में भी अवेलेबल है, एनसीईआरटी किताब में भी है, स्टेट बोर्ड की किताब में भी है और कई जगह पर मेन कंसेप्ट की तरह काम आता है। देखिए बच्चों, आपने और हमने कन्वर्जन फैक्टर निकालना ये सीखा। मैंने आपको वही एग्जांपल दिया कि 1 जूल को एक्स अर्ग में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो पहले यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट किया, एक्स की वैल्यू को लिखा, सेपरेट आउट किया। ये सेपरेट करने के बाद क्या किया, सेपरेट करने के बाद किलोग्राम, ग्राम, मीटर, सेंटीमीटर, सेकंड सेकंड कैंसिल किया, 10 टू द पावर 7 अर्ग निकाला। ठीक है, अब इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन और एग्जांपल 1.4। देखिए बच्चों, हम एग्जांपल 1.4 के बारे में बात करते हैं। कैलोरी जो होती है वो हीट की यूनिट होती है और 1 कैलोरी 4.2 जूल के आसपास होता है। 1 जूल होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2। एक डिस्टेंट सिविलाइजेशन एम्प्लॉय जो है जिसने एक नया सिस्टम बनाया जिसमें लेंथ को उसने किलोग्राम में, मास को मीटर में, लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में, अल्फा किलोग्राम और टाइम को सेकंड गामा सेकंड में मेजर किया है। तो हमको बताना है कि ये जो मैग्नीट्यूड है वो नई सिस्टम ऑफ यूनिट में उसका मैग्नीट्यूड कितना निकल कर आने वाला है, ये हमको बताना है। तो चलिए मैं इस बात को पहले बोर्ड पर डिस्कस करता हूं किस तरह से। देखिए बच्चों, 1 कैलोरी होता है 4.2 जूल और जूल कितना होता है, तो जूल होता है, मैं आपको बता देता हूं, कैपेसिटी टू वर्क इज सेड टू बी एनर्जी। कैपेसिटी टू डू वर्क इज सेड टू बी एनर्जी, बराबर है। तो जो वर्क का यूनिट होगा वही एनर्जी का यूनिट होगा और वही जूल होगा। तो वर्क मैंने बताया था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। मास कितना होगा, यूनिट कितना होगा मास का, किलोग्राम। मास का यूनिट कितना होगा, किलोग्राम। एक्सेलरेशन का होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट का मीटर। तो हम इसे लिखते हैं 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 जूल होता है 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो बताना क्या चाहता हूं भाई। आपने कहा आपके पास एमके सिस्टम है, आपके पास एमके सिस्टम है, तो मास किसमें, किलोग्राम में। टाइम, लेंथ किसमें, मास मीटर, मतलब मास किलोग्राम में, लेंथ किसमें, तो मीटर में। टाइम किसमें, सेकंड में। सीजीएस की हम बात करें, सीजीएस मतलब क्या, तो हम ये कहते हैं ना सीजीएस में लेंथ को मेजर किया जाएगा सेंटीमीटर में,
लेंथ मेजर की जाएगी सेंटीमीटर में, मास मेजर किया जाएगा ग्राम में, और टाइम मेजर किया जाएगा सेकंड के अंदर। ये हम कहते हैं कि नहीं कहते हैं? बराबर है। अब आप मुझे बताओ 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? तो बोले 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? तो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। अब मुझे ये बात बताना बेटा, ये लेंथ की यूनिट, ये भी लेंथ की यूनिट, ये लेंथ की यूनिट, ये भी लेंथ की यूनिट, लेकिन ये कौन सा सिस्टम में? एमकेएस, और ये कौन सा सिस्टम में? सीजीएस। बराबर है। वैसे ही मैंने ये कहा कि यहां पर आपको कह रखा है कि मास अल्फा किलोग्राम, लेंथ बीटा मीटर और टाइम गामा सेकंड, ये बता रखा है। तो लेंथ की यूनिट, मास की यूनिट अल्फा किलोग्राम, मास की यूनिट अल्फा किलोग्राम, लेंथ की यूनिट बीटा मीटर, टाइम की यूनिट गामा सेकंड। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई? अब उन्होंने ऐसा कहा है, उन्होंने ऐसा कहा है कि 1 जूल, देखो कितना है, 1 जूल, 1 कैलोरी, 1 कैलोरी दैट इज इक्वल टू 4.2 जूल। बोलो जूल को क्या लिख सकते हो? 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो भैया मैं अगर ये कहता हूं कि मास, सपोज उसका मैग्नीट्यूड ए है, सपोज इसका मैग्नीट्यूड बी है, और सपोज इसका मैग्नीट्यूड सी है, तो मैं कह सकता हूं ए इक्वल टू अल्फा किलोग्राम, दैट मीन्स 1 किलोग्राम को उस मैग्नीट्यूड के टर्म में ए बाय अल्फा लिखा जा सकता है। अब वैसे मैं लिख देता हूं बीटा इक्वल टू बी इक्वल टू बीटा मीटर, बी इक्वल टू बीटा मीटर। सो मैं 1 मीटर को लिख सकता हूं, आपके पास में मैं लिख सकता हूं 1 मीटर को लिख सकता हूं बी अपॉन बीटा। वैसे ही C इक्वल टू गामा सेकंड, C इक्वल टू गामा सेकंड, देखो ध्यान से, C इक्वल टू गामा सेकंड, तो मैं लिख सकता हूं 1 सेकंड इक्वल टू C अपॉन गामा, C अपॉन गामा। तो देखो क्या लिखा जा सकता है, 4.2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम क्या लिखा गया? A बाय अल्फा, A बाय अल्फा। मीटर स्क्वायर मतलब क्या लिखा गया? B बाय बीटा स्क्वायर, B बाय बीटा का होल स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर 1 अपॉन सेकंड स्क्वायर मतलब C बाय गामा का स्क्वायर, C बाय गामा का होल स्क्वायर। 4.2 1 अपॉन अल्फा, 1 अपॉन बीटा स्क्वायर और गामा स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है। A की पावर 1, B की पावर 2, C की पावर आपके पास में 2 आ जाता है। ये पूरा क्या कहलाता है? ये पूरा कहलाता है 4.2 गामा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा स्क्वायर। इस पूरे को क्या कहा जाता है? J डैश। सो 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 गामा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा स्क्वायर, गामा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा स्क्वायर J डैश। और J डैश क्या है आपके पास में? जैसे जूल क्या था, 1 जूल आपके पास में क्या था? 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। वैसे 1 J डैश कितना है आपके पास में? उसे लिखा आपने A डैश बीटा स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर, इसे लिखा जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए स्क्रीन की तरफ समराइज करते हैं इस टॉपिक। देखिए बच्चों, अब हम बात करेंगे कि डायमेंशन एनालिसिस की क्या लिमिटेशन है, किन कारणों से इसे यूज नहीं किया जा सकता या रिलायबल नहीं माना जाता। देखो पहला पॉइंट ये है कि मैं आपको बता चुका था टाइम पीरियड और सिंपल पेंडुलम का पहला एग्जांपल लेके, जब मैंने ये वाला एग्जांपल आपके सामने अभी वीडियो के अंदर डिस्कस किया। डिस्कशन में क्या हुआ, हमने बात की कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का एक्सप्रेशन L/G या T इक्वल टू कॉन्स्टेंट √L/G आता है। पर बच्चों K की वैल्यू हम नहीं बता पाए, K की वैल्यू हम नहीं बता पाए, जबकि K की वैल्यू आती है 2π। एक्सपेरिमेंटली ये बात बताई गई है। सो 2π कैसे आएगा? अरे भैया ये कौन बताएगा? 2π कैसे आएगा और ये कौन बताएगा? तो ये नहीं बता पा रहा है, इसलिए इसका लिमिटेशन है। डायमेंशन एनालिसिस डायमेंशनली तो बताता है, लेकिन कांस्टेंट क्या आएगा नहीं बताता है। सेकंड एग्जांपल बताता हूं। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम के बाद में हमने देखा था कि जब दो मास, पहला मास m1 दूसरा मास m2, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो दोनों के बीच लगने वाला फोर्स दोनों के प्रोडक्ट, मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके बीच के सेपरेशन के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम ये कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाया, g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। बेसिकली
ये कांस्टेंट के बाद में बताया जाता है कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट से, बाद में बताया जाता है कौन सा एक्सपेरिमेंट से, कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट से, कि ये के जी होता है। इसे जी कहा जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये वैल्यू कहां से आई सर, ये वैल्यू कैसे निकाली सर, इसी का जवाब डायमेंशन एनालिसिस नहीं देता है, इसी को समझा नहीं पाता डायमेंशन एनालिसिस, इसलिए हम ये कहते हैं कि एक लिमिटेशन है। एक और लिमिटेशन समझिए ध्यान से, आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, एक्सपोनेंशियल टर्म e की पावर 1, e की पावर 2, ये सब क्या होते हैं? जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, क्या कि एंगल इक्वल टू क्या होता है, एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस, थीटा आर्क लेंथ है l की पावर 1, रेडियस है l की पावर 1, डायमेंशन लेस आता है m0 l0 t0। तो भैया ऐसे सारे इक्वेशंस, ऐसे सारे इक्वेशन जिसमें ये सब टर्म आते हैं डायमेंशन लेस होते हैं, और अगर ये डायमेंशन लेस होते हैं तो हम इन्हें डायमेंशन एनालिसिस की मदद से रिलेशनशिप बिल्ड करने में, रिलेशनशिप निकालने में यूज नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते। एक और बात है, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, मैं क्वेश्चन से शुरुआत करता हूं। आप सभी स्टूडेंट क्या करना, 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज कर देना, क्वेश्चन सॉल्व करना, उसके बाद आंसर करना। S इक्वल टू हाफ एटी स्क्वायर, एक पर्सन ने S इक्वल टू हाफ एटी स्क्वायर डिस्टेंस और टाइम एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन निकाला, दूसरे पर्सन ने भी निकाला, एक रिलेशन निकाला S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ये दो अलग अलग लोग थे जिन्होंने रिलेशन निकाल के दिया, पहला कहता है मेरा रिलेशन सही है, दूसरा कहता है मेरा रिलेशन सही है। अब दोनों में झगड़ा हो गया, पहला कह रहा है भैया ये वाला रिलेशन सही है, दूसरा कह रहा है ये वाला रिलेशन सही है। हमने बोला कि भैया आपकी प्रॉब्लम और आपके झगड़े को हम सॉल्व कर देते हैं, हम चेक करते हैं डायमेंशनली दोनों सही आते हैं या नहीं आते हैं। तो हमने बोला S हाफ नंबर होता है, कोई मतलब नहीं, हाफ a इंटू टी स्क्वायर, S इक्वल टू एक्सेलरेशन आता है L1t माइनस 2, ये आ गया L, t की पावर प्लस 2 आ चुका है आपके पास में, L की पावर 1, L की पावर 1, t की पावर माइनस 2 प्लस 2, ये t की पावर 0 आ जाता है, तो L की पावर 1, L की पावर 1। भैया इधर भी लेंथ का डायमेंशन, इधर भी लेंथ का डायमेंशन, दोनों में डायमेंशन सेम आ रहा है, मतलब डायमेंशनली करेक्ट है, बराबर है। तो भैया हमने पहले वाले को कह दिया भैया शांत बैठ, तेरा डायमेंशनल इक्वेशन करेक्ट आ गया है, तू सही कह रहा है, बराबर है। अब वो दूसरा वाला बोलता है मेरा भी चेक करो, चलो चेक कर लेते भैया आपका भी। ut प्लस हाफ, हाफ हटा दीजिए, नंबर नहीं, सो s मतलब लेंथ, वेलोसिटी L1t माइनस 1, t की पावर 1 a L1t माइनस 2, t की पावर प्लस 2, L की पावर 1, L की पावर 1, L की पावर 1। भैया लेंथ को लेंथ के साथ ऐड करेंगे तो लेंथ ही मिलने वाला है, लेंथ को लेंथ के साथ ऐड करते हैं तो 2L मत लिखना, बता चुका हूं पहले भी, लेंथ ही आने वाला है। भैया ये भी सही आ गया। नाउ क्वेश्चन एंड कंफ्यूजन इज दिस, डायमेंशनली तो ये भी करेक्ट है, डायमेंशनली तो ये भी करेक्ट है, तो दोनों का झगड़ा तो सॉल्व नहीं हुआ भाई कि कौन सही इक्वेशन है। तो डायमेंशन एनालिसिस प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं कर सकता, मोर देन वन इक्वेशन में हैव करेक्ट, हमें ये नहीं बताता कि इसमें यूटी का टर्म मिस हो गया है, यूटी आना चाहिए, ये नहीं बताने का काम करता है। तो डायमेंशन एनालिसिस की ये लिमिटेशंस होती है। तो चलिए बोर्ड पे समराइज करते हैं, इस टॉपिक को खत्म करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक फिर हम शुरुआत करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक समराइज करने के बाद हम बात करेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है एरर। ठीक है, चलिए देखिए बच्चों समराइज करते हैं। लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, द वैल्यू ऑफ डायमेंशनल लेस कांस्टेंट कैन बी ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ओनली। वही वाली बात बोली थी मैंने, k इक्वल टू 2 पाई, ये वैल्यूज है, g की वैल्यू है, हम डायरेक्टली डिटरमाइन नहीं कर सकते। डायमेंशन एनालिसिस कैन नॉट बी यूज्ड टू डिराइव रिलेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एज दिस क्वांटिटीज आर डायमेंशनलेस। तो मैंने अभी ये भी डिस्कशन कर दिया बोर्ड पर। कांस्टेंट और प्रोपोर्शनलिटी नहीं निकालने के लिए यूज नहीं हो सकता, इसलिए डायमेंशनल एनालिसिस फायदेमंद नहीं है। या g की वैल्यू डायमेंशनलेस नहीं होती है, ठीक है, g की वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पर डायमेंशनलेस नहीं होती। इसको, इस बात को ऐसा समझो ध्यान से, दिस मेथड इज नॉट यूजफुल इफ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज नॉट डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ये मेथड तब काम नहीं करता, ये मेथड तब काम नहीं करता जब डायमेंशन
मतलब जो कांस्टेंट आता है वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी ना हो। तो ऐसे केसेस में जैसे कि हम जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स दो मासेस के बीच में लगने वाला फोर्स इस तरह से आता है आपके पास में, यहां की देख सकते हो कैपिटल जी एक क्या है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी नहीं है, डायमेंशन है इसका। जो हमने डिस्कशन किए यहां पर वो मेथड्स काम नहीं करेगी, दैट विल नॉट वर्क, है ना। और ये भी मैं आपके सामने बात कर चुका हूं, S=12 और S=UT + ½ दोनों एक ही हैं, फिर भी ये काम करने वाला नहीं है। हमें ये नहीं बताएगा कि UT इसमें से मिस हो गया है, इट विल नॉट टेल टू अस कि इस वाले पोर्शन में से UT हटा भी दिया जाए तो भी डायमेंशनली करेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो ये लिमिटेशन डायमेंशन एनालिसिस की होती है। चलिए अब हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की शुरुआत, दैट इज एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड accuracy, precision, uncertainty in the measurement. पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच, प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव.